बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं स्पेशली इस्लामाबाद आया हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और यहाँ मैंने कुछ खबरें इकट्ठी की हैं। आज से चंद महीने पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगले 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें पाकिस्तान में बड़ी अहम होने जा रही हैं और उनका टाइम बहुत करीब है। वो चीज़ें मैं आज आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन पहले ज़रा इसहाक डार साहब के इंटरव्यूज़ के 3 झूठ पकड़े गए हैं और 3 अहम तरीन चीज़ें हैं जो वहाँ से रिलेटेड हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है दुनिया में सिवाय एक घर जो लाहौर में है। गुलबर्ग वाला घर है, वो मैं जानता हूँ कहाँ है, मैंने देखा भी है। तो डार साहब कह रहे हैं कि उस एक घर के अलावा मेरी और कोई प्रॉपर्टी नहीं है पूरी दुनिया में, इस पूरी ज़मीन पे दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये झूठ उनका पहले ही दिन पकड़ा गया, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उनके केसेस के साथ अटैच है, और जो प्रॉपर्टी अटैच है उसमें 6-7 तो डायरेक्टली उनके अपने नाम के ऊपर हैं, प्लॉट्स, घर लाहौर DHA में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसहाक डार साहब एक ही हैं, उनका ID कार्ड नंबर भी वही है और उनकी प्रॉपर्टीज़ बाकायदा उनके केसेस के साथ अटैच की गई हैं। तो डार साहब ने एक झूठ बोला BBC पे, और वहाँ बोलते हुए क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने वो कह दिया, लेकिन वो पकड़े गए हैं। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बीवी बच्चों के नाम के ऊपर तो अलग है, लेकिन ये 7-8 प्रॉपर्टीज़ बताई जाती हैं जो उनकी अपनी ज़ाती हैं, उनके अपने नामों के ऊपर हैं। लाहौर में भी हैं, यहाँ इस्लामाबाद में भी हैं, और दीगर कुछ ज़रूरी ज़मीनें भी हैं। तो इस तरह डार साहब का एक झूठ। दूसरा, पाकिस्तान के मीडिया पर तनकीद हुई है। एक नुक्ता मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया ऐसा इंटरव्यू क्यों नहीं कर सकता, और अब मीडिया के अंदर कुछ लोग जो हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी हम तो इंटरव्यू करना चाहते हैं डार का, और इसहाक डार क्योंकि इश्तिहारी है, लेकिन हुकूमत इसलिए इजाज़त नहीं दे रही, पैमरा रोक रहा है, हमें इंटरव्यू करने दिया जाए, हम भी इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो इसका जवाब ये नहीं बनता, आपने बेशुमार दफ़ा इसहाक डार का इंटरव्यू किया, लेकिन आप इसहाक डार से वो सवालात नहीं कर पाए जो सवालात इसहाक डार से BBC हार्ट टॉक में पूछे गए। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इसहाक डार साहब को टफ टाइम पाकिस्तान के मीडिया ने आज तक इसलिए नहीं दिया कि इसहाक डार साहब ने उसी मीडिया का इंतखाब किया जो उनके साथ नरम रवैया रखे और सख्त सवालात ना पूछे। तो BBC में उनके पास ये चॉइस नहीं थी, फंस गए वहाँ पे वो। अब मामला ये है कि जो मीडिया वाले ये कह रहे हैं ना, तो आप इंटरव्यू कर सकते हैं, और अगर आपने कभी किया भी तो ये जो BBC पे हुआ है ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये कर नहीं पाएंगे इसहाक डार से। और अगर इसहाक डार साहब इंटरव्यू दें उन जर्नलिस्टों को जिनको वो नहीं देना चाहते पाकिस्तान में, तो वो भी इसी तरह बखिए उधेड़ सकते हैं और इसी तरह चीज़ें सामने ला सकते हैं। नंबर 3, कुछ इतलात के मुताबिक शरीफ ख़ानदान ने, और ये बड़ी मुझे सोर्सेज से कंफर्म इतला मिली है कि लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं बरतानिया में। एक और फर्म भी हायर की है लीगल, लेकिन पहले मैं लॉबिंग फर्म के बारे में बताऊं कि वो ये चाहते हैं कि उनके लिए लॉबिंग की जाए अमेरिका में और बरतानिया में, ताकि मियां नवाज शरीफ साहब का जो वहाँ पे स्टे है वो तूल पकड़े, और जो असाइलम के इश्यूज़ हैं वो इस फैमिली के रिजॉल्व हों, और पाकिस्तान की हुकूमत पे दबाव डालने के लिए ये बैरूनी ममालिक को इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो हायर की हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी फैमिली ने। इससे पहले हुसैन नवाज ने भी लॉबिंग फर्म से बात की, जब नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा ख़त्म हो रही थी, तो उस दौर में भी बड़ी लेदे हुई थी उन फर्म्स की वजह से। नवाज शरीफ साहब के वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो गई है। एक बड़ी खबर यह है, आज से लगभग 12-13 दिन पहले उनके वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो गई है 18 नवंबर को, और उन्होंने दोबारा नए वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, क्योंकि उनका विज़िट वीज़ा है 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो मेडिकल ग्राउंड पे विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए नवाज शरीफ ने लीगल फ़र्म की खिदमात हायर की हैं, और लीगल फ़र्म जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को दोबारा वीज़ा दिलवाने के लिए कोशिश कर रही है। उनकी एप्लीकेशन मेरी इत्तला के मुताबिक एक्सेप्ट हो गई है, वरना बरतानिया में ये है कि आपको एक दफ़ा बाहर जाना पड़ता है मुल्क से, फिर आप दोबारा विज़िट वीज़ा लेकर आ सकते हैं। लेकिन वो सर्टन कंडीशंस के अंदर मियाँ साहब को ये सहूलत मिली है, और अभी तक अथॉरिटीज़ ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन मियाँ साहब के वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। ये उन्होंने उस वक्त दिया जब पाकिस्तानी हुकूमत बरतानिया पे दबाव डाल रही है कि आप इनको डिपोर्ट करें। अब ये इश्तिहारी मुल्ज़िम है, और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया है। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये स्टेटस नहीं था, ये एक स्टेटस उनको और मिल गया है
कि अब वो एक इश्तिहारी मुजरिम है। इससे पहले इसहाक डार साहब भी इश्तिहारी मुजरिम थे। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इश्तिहारी मुजरिम के तौर पे अब बरतानिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान की हुकूमत उनको वापस मांग रही है और बरतानिया की हुकूमत से ना सिर्फ राब्ते में बल्कि उनको बहुत सारे सबूत भिजवाए हैं कि ये कहकर गए थे, ये बीमारी थी, ये अदालत का ऑर्डर था, इतने टाइम के लिए भेजा था। अब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं बरतानिया में कि क्योंकि कोरोना वायरस आ गया मैं इलाज करवा नहीं पाया, तो मेरा इलाज पेंडिंग है, जब मैं इलाज करवा लूंगा तो फिर वापस चला जाऊंगा। लिहाजा आया तो था मैं 8 हफ्तों के लिए, लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मैं वापस नहीं जा रहा, इसलिए कि कोरोना वायरस है। बेशुमार लोगों ने अपना इलाज करवाया इस 1 साल में बरतानिया में, लेकिन नवाज शरीफ साहब का इलाज नहीं हुआ, वापस नहीं आ रहे। मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे और पाकिस्तान में इतनी बड़ी तहरीक क्यों चल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। पीडीएम को अचानक ये जोश क्यों आया? मैं चंद फैक्ट्स यहाँ इस्लामाबाद में मैंने इकट्ठे किए, आपके सामने रख देता हूँ और आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इस वक्त फजलुर रहमान साहब के गुस्से, पीपल्स पार्टी के गुस्से, पीएमएलएन के गुस्से के पीछे और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के गुस्से के पीछे है क्या, और वो क्यों इकट्ठे होकर आवाम को खतरे में डाल रहे हैं कि निकलो, एहतजाज करो, हुकूमत गिरा दो, दीवार से लगा दो। कुछ उसकी रीजंस हैं। एक तो मैं आपको यह बता दूं कि अपोजिशन हुकूमत को नहीं गिरने देगी, एहतजाज जरूर करेगी, हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटकाएगी, दबाव डालेगी कि आप एहतसाब का सिलसिला रोक दें और एहतसाब के सिलसिले में जो चीज़ें आप नहीं करने जा रहे हैं उनको मत करें। यह दबाव इसलिए है, हुकूमत गिराने के लिए नहीं है। देखिए, अगर हुकूमत गिरानी हो तो अपोजिशन आज इस्तीफा दे, कल हुकूमत घर चली जाएगी। सारी की सारी अपोजिशन आज इस्तीफा दे दे, सिंध की हुकूमत गिरा दी जाए और तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन अपोजिशन के इस्तीफा दे दें तो हुकूमत 1 दिन के अंदर घर चली जाएगी। लेकिन अपोजिशन हुकूमत को गिराना नहीं चाहती, वो हुकूमत को दबाना चाहती है और उस अमल से रोकना चाहती है जो आने वाले दिन में हुकूमत करने वाली है। अब वो अमल क्या है, जरा यहां गौर फरमाइए। नंबर 1, नई नैब की अदालतें आ रही हैं 150 के करीब। अब जब ये अदालतें आ रही हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, वजारत कानून इस पर काम कर चुकी है, हुकूमत पाकिस्तान इसके फंड जारी कर चुकी है और ये बहुत करीब पहुंच गया है मामला के बहुत बड़े पैमाने पर अदालतें शुरू होने जा रही हैं, जिनका सिलसिला लाहौर से शुरू होगा। जजों की इंडक्शन, यानी नए जज जो हैं उन्होंने आना है, उन्होंने आकर अपना काम संभालना है और फिर तेजी से केसेस सुनने हैं। जो अहकामात हैं वो ये है कि हर केस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा, अहम तरीन सियासी लोगों के केसेस जो हैं वो प्रायोरिटी पे सुने जाएंगे, केसेस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा। या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि किसी केस को 1 दिन छोड़कर 1 दिन ज़रूर अल्टरनेटिव डे के ऊपर जो है वो सुना जाएगा, अल्टरनेट डे के ऊपर सुना जाएगा। तो इस तरह नई अदालतें नैब की आने से अदालतों पे बोझ कम होगा। जो 3-3 महीने की, 2-2 महीने की, जो 1.5 महीने की जो डेट पड़ती थी वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। रोजाना की बुनियाद पे या 1 दिन छोड़कर 1 दिन मुकदमा सुना जाएगा तो धड़ाधड़ मुकदमात के फैसले होंगे, अदालतों के ऊपर से दबाव कम हो जाएगा। नए प्रोसिक्यूटर्स आ रहे हैं, बेहतर प्रोसिक्यूटर्स आ रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, उसके लिए भी बजट जारी किया जा रहा है। यानी एक प्रोसिक्यूटर के पास जो है वो सैकड़ों केसेस हैं, वो बेचारा कैसे हैंडल करे। दर्जनों केसेस अगर एक आदमी के पास हैं, वो इस अदालत में, फिर इस अदालत में, फिर इस अदालत में, तैयारी भी नहीं कर पाता। एक केस के 10-10 वॉल्यूम है, वो कैसे पढ़े उनको और कैसे जाके मुकदमात का सामना करे और कैसे जाके उनको लड़े और कैसे जाके अदालत को कन्विंस करे कि ये बंदा गुनाहगार है, इसने लूटा हुआ है, पैसे वापस लो। बोझ बहुत ज्यादा है। प्रोसिक्यूटर्स की तादाद बढ़ रही है, नए और बेहतर प्रोसिक्यूटर्स भी साथ आ रहे हैं। तो होगा ये कि प्रोसिक्यूटर के बाद जब 4 या 5 या 6 केस होंगे तो वो आसानी के साथ उन केसेस को अदालतों में लड़के पैसा रिकवर करवा सकता है और सजाएं दिलवा सकता है। नंबर 3, जो नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं ये सारे वही हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की अदवार में भर्ती हुए या पुराने हैं काफ लीग के दौर के। तो नए ऑफिसर्स नहीं हैं, बेहतर ऑफिसर्स नहीं हैं, ट्रेनिंग का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया गया। इसमें भी हायरिंग का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, वो सारा कुछ खुद करेगा। हुकूमत ने जो फंड्स जारी करने थे उनके लिए फाइनलाइज कर लिया गया है और आने वाले दिनों में नैब के अंदर ज़्यादा लोग मौजूद होंगे, ज़्यादा ऑफिसर्स मौजूद होंगे और ऑफिसर्स के बाद केसेस कम हो जाएंगे तो वो ज़्यादा फोकस कर सकेंगे अपने केसेस पे, ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ, ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन और सबूतों के साथ अपने प्रोसिक्यूटर की मदद से अदालत में जाके मुकदमा लड़ेंगे।
तो ये 3 जो चीज़ें होने जा रही हैं ये आने वाले 3 महीनों में होनी है, 3 महीनों में, क्योंकि इसका प्रोसीजर सारा का सारा 3 महीने का है। और फिर 3 महीने के बाद जब ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो अगले 6 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड शुरू हो जाएंगी। इसके लिए कुछ कवानीन में तब्दीली चाहिए। सादा मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं कि आपको सिर्फ जिस तरह हुकूमत बनाने के लिए आपको सादा अक्सरियत चाहिए होती है, ऐसे ही आपको कानून के लिए सादा अक्सरियत चाहिए होती है। आइन में तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। तो ये आइन में तरमीम होने नहीं जा रही, कुछ कानून के अंदर करने जा रहे हैं जिससे एहतसाब का अमल तेज होगा और ये सारी चीजें हो पाएंगी। और ये हुकूमत के पास कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत है, वो कर गुजरेंगे, इसको तो वो कर लेंगे। अब आ जाए दूसरे मामले पे कि सेनेट में उनका क्या बनेगा, वहां पे भी उनको सादा अक्सरियत चाहिए। तो सेनेट में जाके ये मामला खटाई में पड़ जाएगा। वहां पे अपोजिशन की ज्यादा बड़ी तादाद है, हुकूमत की कम है। अपोजिशन कभी एहतसाब के लिए किसी ऐसे कानून को वहां पे सपोर्ट नहीं करेगी जो उनके अपने गले का तौक बन जाए। लिहाजा वहां पे हुकूमत कमजोर होगी और अपोजिशन ताकतवर होगी। मार्च में होने जा रहे हैं सेनेट के इंतखाबात, उसके बाद सेनेट की जो एक पूरी की पूरी ताकत है उसका तवाजुन बदल जाएगा। जो इस वक्त अपोजिशन के पास है ताकत, वो कल हुकूमत के पास हो सकती है सेनेट के इंतखाबात के बाद। और अगर ये ताकत हुकूमत के पास आ जाती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर यह है कि हुकूमत सादा अक्सरियत से कवानीन वहां पे भी पास कर लेगी और इस तरह अपोजिशन के लिए एहतसाब का एक बड़ा खौफनाक शिकंजा तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, हर उस आदमी के लिए है जो करप्ट है और करप्शन की है या करप्शन कर रहा है। लिहाजा उसको रोकना बहुत ज़रूरी है और सेनेट के इंतखाबात से पहले हुकूमत को गिराना बहुत ज़रूरी है ताकि इस हुकूमत की सेनेट में बेहतर पोजीशन ना हो। यह तहरीक चलने की वजह यह है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि तहरीक इस वक्त क्यों चल रही है। हर हाल में फरवरी से पहले, मार्च में सेनेट इलेक्शन से पहले इस हुकूमत को गिराना होगा अपोजिशन को। अगर वो ना गिरा पाए तो फिर ये हुकूमत उस तरह के कानून ले आएगी और चीज़ों को उस तरीके से मैनेज कर लेगी और प्रोसिक्यूटर्स बढ़ जाएंगे, नैब की नई अदालतें आ जाएंगी, ऑफिसर्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। ये सारा कुछ अगले 3 महीने में हो जाएगा अगर ये हुकूमत ना गिरी तो अपोजिशन के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो जब उनकी अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला है तो फिर उनको लोगों की ज़िंदगी से क्या? लोग तो सड़कों पे लाए जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि आप जलसे जुलूसों में आए और इस हुकूमत को जो है वो रोड़े अटकाएं, इसके ऊपर प्रेशर डालें, इस हुकूमत को हर हाल में रोकें। क्योंकि अगर हुकूमत को रोकेंगे, हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे तो ये 3-4 चीज़ें जो हुकूमत करने जा रही है वो करने से बाज रहेगी। दूसरी तरफ मैंने आपको ये कहा कि इस वक्त अपोजिशन खुद नहीं चाहती कि हुकूमत गिरे। मैं इस बात पे भी कायम हूं, यानी वो हुकूमत को फौरी तौर पे नहीं गिराना चाहते कि अभी फौरन गिर जाए हुकूमत। वो अभी हुकूमत को बाज रखना चाहते हैं कुछ चीज़ों से। उसकी वजह एक, अपोजिशन के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो अगला इलेक्शन जीत जाएगी। अगर आज इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाती है, कल इलेक्शन होता है, पता चला है वो ज्यादा अक्सरियत के साथ वापस आ गए, ये अपोजिशन के लिए नई मुसीबत बन जाएगी। सिंध में पता नहीं पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत बनती है नहीं बनती, नई मुसीबत बन जाएगी। पीएमएलएन को पहले जितनी सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती, नई मुसीबत बन जाएगी। लिहाजा अपोजिशन इस वक्त हुकूमत को गिराना नहीं, रोकना चाहती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने यहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। लेकिन अगर हुकूमत नहीं रुकती तो याद रखिएगा फरवरी में ये पूरी कोशिश करेंगे कि फिर इस हुकूमत को गिरा दिया जाए और अगले इंतखाबात को जित हद तक हो सके, जितनी देर तक हो सके, उसको रोक दिया जाए। ये मेरा एनालिसिस भी था और ख़बरें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।